नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उजाग टाइम्स पर। आज एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बजट जब आता है तो बजट से पहले एक इकोनॉमिक सर्वे आता है, और ये जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे है ये अपने आप में एक अलग है, क्योंकि इसका कारण ये है कि इस बार का बजट भी पूर्ण बजट नहीं आएगा बल्कि इंतरिम बजट आएगा। तो आज का जो हमारा विशेष मुद्दा है जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इसी पर ही बात करने वाले कि इकोनॉमिक सर्वे 2024। और यहाँ साफ साफ मैंने लिखा हुआ है बिफोर इलेक्शन, यानी कि जो इलेक्शन से पहले का ये आने वाला इकोनॉमिक सर्वे है जो आया है अभी रिसेंटली जो है, इसे आप देखेंगे तो इकोनॉमिक जो सर्वे ये आया है इसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसे अभी इकोनॉमिक्स अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इसको लाया गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी आप देख यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जनवरी 2024 को लेकर ये इकोनॉमिक सर्वे आया जिसको नाम क्या दिया गया, द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू, द इंडियन इकोनॉमी ऑफ रिव्यू नाम दिया गया। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, दो चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं मेनली। एक इंडियन इकोनॉमी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और जो अभी आया है उसमें व्हाट मेड द इंडियन इकोनॉमी रियलाइज्ड, इस चीज़ की बात की गई है। इसके साथ ही प्रीफिक्स में जो बात की गई है उस पर अभी हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो आज जो ये न्यूज़ में है उसका कारण क्या है कि अभी इस साल जो है द सेंटर जो है किसी भी तरह का इकोनॉमिक सर्वे जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे का, उसको नॉट गोइंग फॉर प्रेजेंट, उसको प्रेफर नहीं कर रही है। अभी चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र और उन्होंने प्रेजेंट किया है अभी जो बजट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया है किस नाम से, द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू के नाम से, 2024 के नाम से उसे प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस पूरे वर्ष में सेंटर इज नॉट गोइंग टू प्रेजेंट अ इकोनॉमिक सर्वे अ डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं लेकर आने वाली है। इसके साथ ही इससे पहले हम देखते हैं कि यूनियन बजट जो 1 फरवरी को आता है उससे ठीक पहले इकोनॉमिक सर्वे को लाया जाता है। दिस इज बिकॉज 2024 इज एन इलेक्शन ईयर and the regular budget process may be disrupted if there it is a change in government। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो 2024 को लेकर जो इलेक्शन है इस बार का, उसको लेकर ये बजट काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है कि 2-3 बातें हैं कि कैसा होगा बजट कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि इसमें लोक लुभावने वादे हो सकते हैं, या फिर पुरानी जो नीतियाँ पॉलिसीज चली आ रही हैं उन पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उनको और ज़्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिला कि अभी रिसेंटली जो ये डेटा, ये जो बुक जारी किया गया है जनवरी 2024 में अभी इसको लेकर, द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू, तो इस पर हम लोग थोड़ी बात करते हैं कि इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली गई हैं। तो इसके प्रीफिक्स पर अगर हम बात करें तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो नागेश्वरन जी हैं, इन्होंने प्रीफेस रिपोर्ट में ये कहा है, से दैट द इंडिया इज क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ वेदरिंग द इमर्जिंग डिस्टर्बेंस। जो दुनिया भर में एक पूरा डिस्टर्बेंस है इकोनॉमी को लेकर, मंदी के दौर को, रिसेशन को लेकर, उसमें भारत को बहुत ही कम नुकसान होने वाला है। कह सकते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्वाइट डिस्टर्ब होगी, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। द कंट्री हैज़ सीन द जर्नी फ्रॉम फ्रेंगिलिटी एंड स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। इस चीज़ को हमें देखने को मिलेगा कि जो पूरी कंट्री है ये पूरी एक तरह से देखा जाए फर्टिलिटी एंड स्टेबिलिटी के साथ और एक पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रही इकोनॉमी है इंडिया की, जिस पर दुनिया में हो रही जो मंदी है या कहा जा सकता है रिसेशन है, उसका बहुत ही कम प्रभाव हमें दिखाई देने वाला है। इसका हमें एक मैनेजमेंट जो दिखता है, जैसे क्रूड ऑयल सप्लाई है उसको लेकर जो रीजनेबल प्राइस रहे हैं लास्ट 2 ईयर्स में, और नोटवे में यंग इंडियंस नॉट ओनली एस्पायर टू द बेटर लाइफ बट ऑल्सो द कॉन्फिडेंट दैट विल बी हैपन इन देयर लाइफ टाइम। यानी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है या मजबूत बन के रहने वाली है, ये प्रीफिक्स में या बोला गया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। ग्रोथ रेट पर अगर बात करें, इसमें जो बताया गया है वो क्या बताया गया है कि पेगिंग द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी अबव, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में अगर हम देखें तो अबव 7%
कितना 7% तक ग्रोथ रेट रहने वाला है। और इसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने ये बोला है कि यही ग्रोथ रेट अगर रहा तो हमें अगले फाइनेंशियल ईयर में भी यानी कि 2025 में भी 7% रियल ग्रोथ हमें दिखाई देगा, जो कि प्रोग्नोसिस होगा। और इस तरीके का अगर रियल ग्रोथ रेट रहता है तो ये इंडिया के लिए उन सभी देशों में सबसे आगे निकलने का एक समय है, या उन सभी देशों में सबसे आगे दिखाई देगा जो कोविड के बाद, पोस्ट पैंडेमिक कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इनकी इकोनॉमी लगातार गिरी, और लगातार इंडिया की इकोनॉमी उस कोविड के बाद लगातार 4 सालों तक ऊंचाइयों की तरफ बढ़ती रही। तो उन देशों में शामिल होगा। इंडिया विल मार्क द 4th ईयर आफ्टर द कोविड पैंडेमिक, चौथे साल भी वह अपनी ग्रोथ रेट लगभग 7% से ऊपर, 7% से ऊपर लेकर जाने वाला है। तो इट इज़ वन थिंग द इंडिया ग्रो 8 to 9% व्हेन द वर्ल्ड इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 4%, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो स्ट्रगल कर रही है इस समय, जहाँ 2% तक स्ट्रगल कर रही है, 2% तक जाने वाली है, बट इंडियन इकोनॉमी जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में हम देखेंगे 4% तक का ग्रोथ कर सकता है। और इंडिया लगातार इसी तरह से रहा तो इंडिया की अपनी पर्सनल जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 8 to 9% के आसपास रहेगी, जो कि नागेश्वरन जी जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने इस डॉक्यूमेंट में ऐसा कहा है। ग्रोथ रेट में ही अगर हम लोगों ने इस चीज़ को देखा और समझा कि कैसे इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो लगातार ऐसे रहने वाली है, और इसी तरह से अगर ग्रोथ रेट रहती है तो आगे आने वाले 3 सालों में इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में हमें दिखाई देगा नेक्स्ट 3 ईयर में। बट और यही ग्रोथ रेट हमें आगे लेकर जाएगी, जो तो 2030 तक इंडिया की इकोनॉमी $7 ट्रिलियन की हमें दिखाई देगी। $7 ट्रिलियन की हमें ये दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कुछ इसके चैलेंजेस भी हमें दिखाई दे रहे हैं कि क्या चुनौतियाँ हमारे सामने यहाँ दिखाई दे। तो इस डॉक्यूमेंट में बड़ा अच्छे से मेंशन किया गया है। जैसे कि अगर हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी के सामने जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं इन्होंने कुछ हाईलाइट किया, जैसे रिसेंट इवेंट्स लाइक रेड सी में अभी हमने देखा कि जो एक्सपोर्ट वे रास्ते हैं, ट्रेड रूट्स हैं, ग्लोबल ट्रेड रूट्स हैं, वहाँ पर इंसर्जेंसी का होना, या कह सकते हैं कि जो अभी रेड सी में हमने देखा कि कुछ हाउती इंसर्जेंसीज जो थे, इंसर्जेंट थे, उन्होंने शिप वगैरह पर कब्जा कर लेना, जिसके बाद नेवी के जो ऑफिसर्स थे, जो हमारी नेवी है पूरा अरब सागर में फैल चुकी है इस समय, ताकि हम ये कर सके कि जो हमारा ट्रेड रूट है उसको हम सुरक्षित रख सके। तो ये एक चैलेंज भी बना हुआ है इकोनॉमी को लेकर, ग्लोबल ट्रेड को लेकर। और एक्सपोर्ट्स वन वे द ग्रोथ विल नॉट बी इजी, यानी कि जो एक्सपोर्ट में जो ग्रोथ है वो काफ़ी इजी नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट करना, अब दूसरे देशों के साथ ट्रेड में आना, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी अभी तक बना हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग टू मेंटेन रिकवरी पोस्ट कोविड बिकॉज successive shocks have buffeted supply chain disturbance have in the route 2024 हमें इसका रिटर्न देखने को मिल सकता है 2024 में, जो कि जो सप्लाई रूट है अगर वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है, सप्लाई रूट पूरा सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब है तो हमें यहाँ पे ये साफ साफ दिखाई देगा कि पोस्ट कोविड हम लोग जो है काफ़ी शॉक में रहेंगे, और ग्लोबल इकोनॉमी हमें यहाँ पर सीधा एक डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। तो इसका प्रभाव इंडिया पर दिखाई देगा, लेकिन इतना नहीं दिखाई देगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक चैलेंज बनेगा इंडिया के लिए, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि लगातार जो भी डिजिटल सर्विसेज हैं, जो हम लोग डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट करते थे दुनिया में ग्लोबल लेवल पर जो हम डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट करते थे, अब उसमें कमी आने की संभावना है, क्योंकि विश्व स्तर पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसके द्वारा ही वो अपनी सर्विसेज को पूरा कर सकते हैं जो इंडिया से उनके पास जाती थी। तो इस वजह से क्या होगा कि एक ट्रेवलिंग क्वेश्चन है हमारे लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी, कि इसका एक प्रभाव जो है भारत पर दिखाई देगा। एंड एम्प्लॉयमेंट सिंस द टेक्नोलॉजी माइट बी रिमूव द एडवांटेज द कॉम्पिटिटिवनेस
द कंट्रीज एक्सपोर्टिंग डिजिटल सर्विसेज एंजॉय, यानी जो भी देश हमारे डिजिटल सर्विसेज को एंजॉय करते थे अब उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, ये एक चैलेंज भी इसमें हमें दिखाई देगा। तीसरा इसमें अगर हम देखें तो जो चैलेंज हमें दिखाई देगा एंड आर्ग्यूबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द एनर्जी ट्रांजिशन चैलेंज। ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि हम लोग लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो एनर्जी सोर्सेज हैं, इट इज़ द लिस्टेड दैट कंसर्न ओवर द राइजिंग टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से किसकी वजह से बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से बढ़ रहा है। तो और एनर्जी ट्रांसमिशन को हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा है लगातार, एनर्जी जो है में चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। एनर्जी चैलेंजेस को लेकर हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और हम जहां देख रहे हैं कि जो डेवलप्ड नेशन है वो इसको लेकर विरोध कर रहे हैं कि बार बार कार्बन का एमिशन को लेकर इंडिया पर लगातार आरोप लगाए जाते रहे हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई देती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर भारत में देखें, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि ही ऑल्सो लाउडेड द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट हैड मेड द वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड रेट, यानी कि अगर हम देखें तो इस गवर्नमेंट में लगातार बहुत तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ग्रोथ हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ बढ़ा है। तो नागेश्वरन सेड द गवर्नमेंट हैज टेकन ओवरऑल पब्लिक सेक्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से किया गया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये आगे भी होता रहेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से हम लोग ये देख रहे हैं जो कि हमें बढ़ाता हुआ भी दिखाई दिया कि जो कि 5.6 लाख करोड़ जो कि फाइनेंशियल ईयर 15 में था उससे बढ़कर 18.6 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 24 में हमें दिखाई देगा एज पर बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हमें ये दिखाई। तो यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है अपेक्षा इसके कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता था। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जिसमें लाभ नहीं हो रहा है, केवल उपभोग के लिए खर्चा हो रहा है, उससे अलग हटकर कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर हमें दिखाई देता है ठीक प्रकार से। तो वेदर द टोटल लेंथ ऑफ हाईवे, फ्रेट कॉरिडोर, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, मेट्रो रेल नेटवर्क्स, एयर ट्रांस सी लिंक, रोड मैप, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है। लास्ट 10 ईयर में ये रियल टेंजिबल ट्रांसफॉर्मेटिव्स हमें बहुत तेजी के साथ देखने के लिए मिले हैं। तो इसके लिए भी ये एक पॉजिटिव सेंस है यहाँ पर। इसी तरह से आप इस रिपोर्ट में ही देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए सेक्टर ग्रोथ बताया गया, यानी कि सेक्टर ने ग्रोथ किया है। नागेश्वरन जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो इसमें बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर इज़ हेल्थी, काफ़ी स्वस्थ है, क्योंकि हमने इस चीज़ में हम ये देख रहे हैं कि कुछ समय पूर्व तक ही लगभग अगर आप देखेंगे चीज़ों को समझेंगे तो ये पाएंगे कि बहुत तेज़ी के साथ जहां 2014 तक ये देखा गया कि 2014 तक क्रेडिट दिए गए और क्रेडिट ठीक प्रकार से बैंकों के द्वारा नहीं दिए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एनपीए बहुत ज़्यादा राइज हो गया, बढ़ गया, एनपीए बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर इज़ हेल्थी और इसके बाद से एनपीए जो 2021 के बाद से बहुत तेज़ी के साथ कम हुआ है, ये चीज़ भी हमें देखने को मिली है। और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर से बैंक खड़े हो गए हैं, तो बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है अब तेज़ी के साथ। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, एक्सक्लूडिंग पर्सनल लोन्स काफ़ी दिया जा रहा है, ग्रोइंग द डबल डिजिट रेट के साथ ये तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो वहीं अगर देखें तो गुड फाइनेंशियल हेल्थ एज सोन एज द बाई 51 करोड़ बैंक्स अकाउंट अंडर द जनधन योजना, जिसके पीछे कारण के जनधन योजना के कारण भी हमें ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो काफ़ी हेल्दी दिखाई दे रहा है। ऑफ द टोटल डिपॉजिट जो हुआ वो कितना हुआ 2.1 लाख करोड़ का, इंक्लूडिंग द 55% बाय द वुमेन, जिसमें से 55% जो जनधन योजना के तहत आप देखेंगे तो 55% ऑफ द वुमेन्स के द्वारा जो है डिपॉजिट इसमें किया गया, जो कि 2.1 लाख करोड़ का था, जिसने फाइनेंशियल सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया है, इसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके साथ ही आप देखेंगे दिसंबर 2019 में जहां हाउस होल्ड फाइनेंशियल असेट्स 86.2% ऑफ जीडीपी, लाइबिलिटी वर 33% ऑफ जीडीपी रही, यानी कि हाउस होल्ड असेट्स बहुत तेज़ी के साथ मार्च 2023 में हमें देखने को मिला, जो 86% थी वो 1.09
0.03%, 1% है, एंड 37.6% रिस्पेक्टिवली ये हमें देखने को मिल रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ हाउस होल्ड फाइनेंशियल असेट्स बढ़ रहा है, यानी कि जो पारिवारिक, यानी कि हम या आप जो लोग हैं, हमारे पास असेट्स बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है इस रिपोर्ट में कि हम इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है, बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने ग्रोथ रेट में ही आप लोगों को समझाया था। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें यहाँ पर, तो नागेश्वरन अपने प्रीफेस में इस चीज़ को स्टार्ट करते हुए ही बोलते हैं कि comes to jobs and unemployment, the economy has created job, इकोनॉमी ने काफ़ी जॉब्स क्रिएट की है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी कम हुआ है धीरे धीरे करके, जो कि पीक था कोविड के दौरान, काफ़ी पीक पर था। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी कम भी हुआ है। जैसे अगर देखा जाए तो द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ द इंक्रीज लेबर फोर्स बहुत तेज़ी के साथ, स्पेशली वुमेन का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हुआ है जॉब में, वुमेन्स को काफ़ी जगह मिली है। और इसके साथ साथ नए सब्सक्राइबर भी आए हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में। जो EPF होता है, आपको पता होगा कि एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें काफ़ी सब्सक्राइबर नए ऐड हुए हैं, जुड़े हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ दिखाई देती है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है, खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर में हमें जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो सीधी सी बात है, किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए हमें इस चीज़ पर फोकस रखना है कि जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो क्या गवर्नमेंट सभी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकती है? तो नहीं। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना पड़ता है। तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो तेज़ी के साथ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एंड अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बैंक एंड द कंपनीज मीन ग्रोथ इज इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट आर फोर इंक्रीज इन दिस डिकेड। हमें दिखाई देता है कि ग्रोथ, जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है, क्रेडिट है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा दे भी रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में हम क्रेडिट को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि बैंकों के द्वारा दिया जा रहा है, क्रेडिट दिया जा रहा है, ताकि और सही तरीके से दिया जा रहा है ताकि एनपीए से बचा जा सके। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं इंक्रीज किया गया फाइनेंस को, इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो चीज़ें हमें दिखाई देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि इस चार्ट में देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ तक देख पा रहे होंगे कि ये वो दौर है फाइनेंशियल ईयर 2012 तक। आप देख पा रहे हैं कि कितना क्रेडिट जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर क्रेडिट दिया गया, लेकिन सही तरीके से नहीं दिया गया। बाद में जब डिकेड आता है 2012 के बाद का जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 तक का, इसमें बहुत तेज़ी के साथ बैलेंस शीट कमज़ोर होती है, गिरती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एनपीए रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। एनपीए क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ उठता है और अब ये काफ़ी रिकवरी कर रहा है, 29.8% तक अभी ये जाने की उम्मीद है। जो ग्रोथ रेट है, फेस ऑफ ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, रिकवरी, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और रिकवरी भी की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि फाइनेंशियल जो सेक्टर है वो मजबूत रह सके। हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो हाउसिंग सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली है इकोनॉमी, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर इकोनॉमी को काफ़ी इंक्रीज़ करता है। हाउसिंग सेक्टर, एक घर को जब आप बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है ना। ये बहुत सारे सेक्टर्स के साथ लिंक होता है। इफ़ द सेक्टर डजंट वेल, अदर सेक्टर्स जो हैं वो भी ठीक नहीं रहेंगे। अगर हाउसिंग सेक्टर मजबूत है ना, घरों की बिक्री ज़्यादा हो रही है, सेल ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब घर अधिक बन रहे हैं, हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सीमेंट एंड स्टील फैक्ट्री या स्टील जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगी। तो ये चीज़ हमें दिखाई देती है। एंड अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, हाउसिंग प्राइस बिगेन टू रिकवर आफ्टर द कोरोना वायरस पैंडेमिक विद द एवरेज एनुअल ग्रोथ इन रियल एस्टेट प्राइजेज इंक्रीजिंग इन 2.3% of 2021 to 22 and 4.3% in the first half of the current financial year। इतना रहने वाला है। ग्रोथ रेट इस एरिया में भी, रियल एस्टेट में भी हमें काफ़ी देखने को मिला है। घरों के प्राइस भी बढ़े हैं, लेकिन उसके बाद भी घर बिक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रही है। इसके साथ ही आप देखेंगे तो वुमेन्स, जो कि इंडियन फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी की फैक्टर है, मोर एंड मोर वुमेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। और अकॉर्डिंग टू द इंडिया
इंडिया परस्यू द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, अगर इंडिया अपने ग्रोथ को सस्टेन रखना चाहता है 8% के साथ, तो उसको डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में आने से कोई नहीं रोक सकता। 2047 तक उसे वुमेन्स को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि विल नॉट बी पॉसिबल एट द करंट लो लेवल ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कफोर्स। अगर 2047 तक वो एक सस्टेन 8% ग्रोथ रेट रखना चाहता है इंडिया, तो वुमेन्स को भी पार्टिसिपेशन करना होगा और वर्कफोर्स में महिलाओं को भी सामने उनको लाना पड़ेगा, उनको भी अपना योगदान इसमें देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को बताया गया है इसमें। इसके साथ साथ यही बताया गया कि एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट के अलग अलग जो पहल हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उनसे ऑलरेडी ये बात प्रभावित हुई है कि महिलाओं का योगदान ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था में हो रहा है, इकोनॉमी में हो रहा है। विद द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट राइज 37%, 30% तक हमें ये दिखाई देता है, एक फीमेल लेबर फोर्स दिखाई देता है 37%। लेकिन बात जो कि हमें पहले से ज़्यादा दिखाई दी, क्योंकि 2017-18 में आप देखेंगे तो ये 23.3% के आसपास ये था, जो वुमेन लेबर फोर्स, फीमेल लेबर फोर्स ज़्यादा हुआ है, जो कि केवल जो अभी भी 37% है, जिसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। फायदा और इसके साथ साथ फॉलिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की दिखाया। तो यहाँ पर आना चाहिए कि अगर हमें अपना 8% सस्टेन ग्रोथ रेट रखना है, महिलाओं को आपकी योगदान जरूरी है। तो दीज अंडरलाइन इस बात को चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्नेबिलिटी, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे फिस्कल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है और रियल इन्फ्लेशन नंबर्स, इन तीनों से मिलकर जो है एक तरह से आप देखेंगे तो मैक्रो वर्नेबिलिटी इंडेक्स तैयार होता है। ठीक है, मैक्रो वर्नेबिलिटी इंडेक्स तैयार होता है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी जैसे सीधे से बात कैपिटल अकाउंट है, फिस्कल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, रियल इन्फ्लेशन है, इनका एक इंडेक्स तैयार होता है। कैसे इकोनॉमी में ये उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ याद है। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्रिएटेड फॉर फर्दर टर्बुलेंस, अगर इसमें इस चीज़ को बोला गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है अभी बर्नेबल है, इस चीज़ को भी समझना होगा। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये है कि अभी हमें ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें अभी ध्यान देना है कि जो हमारा डेफिसिट है, जो घाटा है, यानी कि आप ये समझिए कि इसमें ऋण की बात हो रही है। डेफिसिट का मतलब यहाँ पर यह है कि ऋण की बात हो रही है। फिस्कल डेफिसिट में यहाँ सीधा सा संबंध में आ जाता है कि उतना पैसा जो ऋण के लिए है, वो चीज़ हमें यहाँ स्पष्टता दिखाई देती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्नेबिलिटी हमें यहाँ दिखाई देती है। कंक्लूजन पे बात करें तो इसमें नागेश्वरन ऑल्सो हाईलाइटेड दैट द 2014 द